2023 में डायरेक्ट जिहाद और 2047 में भारत इस्लामिक स्टेट पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट को लेकर हम लगातार बहस कर रहे हैं। सही जवाब साहब अपना टेक भी दे दीजिए आप। मतलब मैं तो कहता हूं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत मुसलमान, पूरी दुनिया के सबसे खुशकिस्मत मुसलमान जब ऐसी प्लानिंग करते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है। किस्मत है ये लोग भारत में हैं। नहीं, किस्मत नहीं। एक तो हम जो बार बार हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हम बाई चॉइस भी मुसलमान हैं और बाई बर्थ भी मुसलमान। खुशकिस्मत है ना इंडिया में है। बेइंतहा नहीं, बेइंतहा हम लोग खुशकिस्मत हैं। हाँ, बस और अपने भारतीयता होने पर हम फख्र भी महसूस करते हैं। देखिए, कट्टरता मैं कई बार कह चुका हूं और कई न्यूज़ चैनल पे कह सकता हूं। पूरी दुनिया के मुसलमानों से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है इंडिया का मुसलमान कि वो भारत में है। वो मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, कट्टरता कहीं पर भी हो, चाहे मजहब के नाम पर हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे पंथ के नाम पर हो, वो देश के लिए हमेशा नुकसानदेही साबित होती है। अच्छा। उससे देश का फायदा नहीं होता। ठीक। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि 2047 के अंदर मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो मंसूबा आप बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, चीजें हैं, यहाँ का मुसलमान यहाँ के संविधान पर और यहाँ के सेकुलरिज्म पे बेइंतहा भरोसा करता है। और ये जो लोग ये मंसूबा बना रहे हैं, अमन भाई, जो लोग ये यहीं के हैं, वैसे बता रहा हूं आपको, ये विदेशी नहीं है, यहीं के हैं। अमन भाई, जो लोग ये मंसूबा बना रहे हैं, ये कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे कि देश को मुस्लिम राष्ट्र बना पाए। और वो लोग जो मंसूबा बना रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, वो भी कभी कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदू राष्ट्र पता है इसमें लिखा है, आपने पढ़कर आए ये? आप देखिए, पता है, अब इसमें मैं पढ़ता हूं, देखिए पता क्या, एक मिनट, नहीं सही जवाब इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र का बार बार डर बनाओ। आपने हूबहू वही बात बोली जो इस टूल किट में लिखी हुई है सैयद जवाद। देखिए, मैं दोनों हिंदू राष्ट्र का डर दिखाओ, मैं पूरी बात करूं। नहीं, दोनों बात मैंने करी, दोनों। आपने एक बात पकड़ी, हिंदू राष्ट्र है, मैंने दोनों बात पकड़ी। आप जो है ना, एक बात पकड़ी, आप चीजें पकड़ में आएगी, मुझे पता है आपका सोर्स क्या है, डॉक्यूमेंट मिल गया। सुन लीजिए और सुन लीजिए, जो आप क्या है कि एक नैरेटिव के अंदर एक मजहब को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। किसने जोड़ा? ठीक है, जोड़ा जाता है, वो हमें पता कौन लोग हैं, क्या है, क्या नहीं कर जिसने जोड़ा उसे बोलिए, मुझे क्या बोल रहे हैं? सुन लीजिए, जो लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ पे तारिक फतेह साहब ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जो लोग जोड़ते हैं उनकी मुझे नाअहली के ऊपर, उनकी बदअखली के ऊपर बड़ा हैरत होती है। आतंकवादी है ना ये आतंकवादी तो है। सुन लीजिए, ये आतंकवादी तो है, हाँ या ना? इसका फैसला हम और आप थोड़ी ना कर। अच्छा, आपको अभी फैसला करना है। इसका वो कह रहे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे हम, ये आतंकवाद नहीं है। आप दीजिए कवर फायर, दीजिए कवर फायर। मैं कवर फायर नहीं दे रहा हूं। फिर आप पीएफआई को कवर फायर दे रहे हैं, सेकुलर कवर फायर ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आतंकवादी तो है भाई, बिल्कुल भी नहीं। सरतन से जुदा, ये मर्डर, गला काट देना, दंगा, तलवारों की ट्रेनिंग, ये सारा जहां मिले उनको मार दो, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। सुन लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 10% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। ऐसे लोगों को तो ये टेररिज्म तो है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो आप बोलिए टेररिज्म है ये, तो बोलिए टेररिज्म है ये, बोलिए टेररिज्म है ये। सुन लीजिए, मेरे बोलने और ना बोलने से थोड़ी ना फर्क। इसका फैसला सरकार को करना है ना, आप इसी हिसाब से इसका फैसला सरकार को करना है। अरे भाई, केंद्र में सरकार किसकी है? लगातार आपके पास इनपुट है। आप पढ़े लिखे आदमी है भाई, आप लॉयर आदमी है। सरकारी थोड़ी ना सब कुछ करेगी। कौन करेगा? आपके घर में घुसकर वो आपका गला काटेंगे, आप कहेंगे अरे तो आपको बोलने में क्या बुराई है? टेररिज्म है ये। सरकार का काम है लोगों को सजा देने का काम जो है। उसके बाद मेरे बोलने का बोलने थोड़ी ना फर्क। मैं आपको सिंपल चीजें बता रहा हूं। ये एग्जैक्टली पीएफआई के हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हूबहू यही लिखा है इसके अंदर कि निंदा करो, पकड़े जाने पर बोलो, कवर फायर दो, फिर उसके बाद हिंदू राष्ट्र का डर दिखाओ, मुसलमान खतरे में हैं, हिंदू। तो यही मुसलमान, सुन लीजिए, ये आप यही पढ़कर आए हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, लेकिन बहुत से लोगों की सियासत जरूर खतरे में है। वो उसको हम जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, इसका सियासी पहलू भी हम समझते हैं। आप इस आड़ के अंदर अगर राजनीतिकरण कर रहे हैं, अगर सुन लीजिए, अरे सर, इस पेपर के अकॉर्डिंग आप जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है आपको? अरे इसकी जांच सरकार करेगी, आपने कर ली जांच। अरे पीएफआई पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है। अरे सुन लीजिए, अब आपको बताऊं, पुलिस का डॉक्यूमेंट है, आपको पीएफआई पर भरोसा है। कोर्ट के अंदर भी तो जाएंगे। आप लॉयर हैं? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन जाऊंगा, जाता हूं। पीएफआई के लॉयर लग रहे हैं? मैं पीएफआई को लॉयर नहीं हूं, मैं पीएफआई को सपोर्ट भी नहीं करता, मेरी आइडियोलॉजिकल जो है उनसे मैच भी नहीं करती। लेकिन मैं आपको सही बात तो बताऊं,
सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, तो मैं कवर फायर क्यों दे रहे हैं? मैं कवर फायर नहीं कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट है, जांच होगी, इसकी नहीं होगी। मैं सेकुलर संविधान के ऊपर यकीन करता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब है हिंदुओं को गाली, जो लोग सेकुलरिज्म को गाली देते हैं, जो लोग सेकुलरिज्म की बुराई करते हैं, सर पता क्या होता है, वो देश के अगेंस्ट जाकर के बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो आज नलिन कोहली ने कहा, जो नलिन कोहली ने कहा, जो तारिक फतेह ने कहा, जो नलिन सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, सेकुलरिज्म की सेकुलर मुल्क है ये, पीएफआई जैसे आतंकवादी ने बताई, जवाहरलाल नेहरू ने भी बताई। आपको शायद पढ़ना पड़ेगा जाकर के, आप देखिएगा जाकर के, आपको पढ़ने की जरूरत है। सेकुलरिज्म की परिभाषा जो है वो आप देखिएगा जाके, पंडित जवाहरलाल नेहरू बता चुके हैं, उसके बाद हमारे सरदार पटेल बता चुके हैं। उस डिबेट में आप जाएंगे नहीं। एक मिनट, तारिक फतेह और नलिन कोहली ने जो कहा वो सबसे बुनियादी बात थी कि बिना इफ एंड बट लगाए इसके खिलाफ बोल, जो आप मेरे ख्याल से रिजवान भाई ने भी बोला, जो है हम पार्टी से है। चलिए आप तारिक फतेह बोलेंगे, उसके बाद मैं आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद। पहले तारिक फतेह कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करता। अब आपके बीच देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करता ऐसी आइडियोलॉजी नहीं करता। बस अब आप नहीं बोलेंगे बीच में, आपसे तारिक फतेह बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद और नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। बोलिए आप तारिक फतेह, सबका ऑडियो बंद रहेगा भाई। की बात है, इसकी कंडेमनेशन या डिनंसिएशन के अंदर कोई इफ बट वाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएफआई का डॉक्यूमेंट खुद कह रहा है कि इफ देन व्हाट बाय लगाओ, कि इधर उधर से कवर रखो, ताकि तुम्हारा मेन मकसद जो है, जो तुमने चाकू और छुरी से करना है वो तुम करो, और बाकी लोग यही डिस्कस करते रह जाएं। कि इसको यूं देखिए, एक्सट्रीमिज्म तो हर धर्म में होता है, हर टाइप। ऑडियो बंद, यहाँ पर ऑडियो बंद है, पीसीआर का ऑडियो बंद है भाई, आप बोलिए सिर्फ तारिक फतेह आप बोलिए। बात सारी ये है कि एक धर्म के लोग ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस्लाम के अंदर आए, क्योंकि इस्लामी कानून के तहत जिस मुल्क पे एक दफा इस्लामी मुसलमान की हाकमियत हो वो कभी वापस नहीं जा सकती, चाहे स्पेन हो या दिल्ली हो या बादशाहते हो जिन्होंने लूटमार करके हिंदुस्तान पे कब्जा किया। ये लोगों के जहन में है। जब तक ये मोहम्मद बिन कासिम को चोर नहीं कहेंगे, गजनवी को गाली नहीं देंगे, तैमूर नाम बैन नहीं करेंगे इंडिया से, ये उसी साइड के लोग होंगे। और पीएफआई ने यही कहा है कि कंफ्यूज करो, ये डरपोक है हिंदू, ये ज़हन में इनके, करे सब्जी खाने वाला, हम तो गाय का गोश्त खाते हैं। दिस हैज टू एंड, एंड इफ इट डजंट एंड, आप प्लीज वेक अप इंडिया, क्योंकि ये तो आप खुद पाल रहे हैं। ठीक है, वो लोग जो अपना नाम हिंदुस्तानी कभी नहीं रखेंगे वो कहां से आपकी बात करेंगे? नलिन कोहली और डॉक्टर रिजवान अहमद। ठीक है सर, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद नलिन कोहली। डॉक्टर रिजवान अहमद बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अब आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, कोई क्लैरिफिकेशन आप देखना चाहिए शायद। जी नहीं, ना वेट करना मेरा काम है। अगर दो वक्ताओं ने मेरा नाम लिया तो मेरी तमीज ने, बोलिए आप, तो मेरी तमीज ने मुझे ये सिखाया है कि जब तक आप मेरा नाम न ले मैं चुप रहूं। अब यही उम्मीद मैं दूसरे से भी करता हूं। पहली बात, नलिन कोहली जी, ये इस्लाम कितना रेडिकलाइज है, मुसलमान कितना रेडिकलाइज है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में इंटरफियर ना करिए, ठीक है? ये हमने पढ़ा है 25 साल और 150 किताबें। आप पॉलिटिकली करेक्ट होइए, भाजपा के प्रवक्ता बनके हमें प्लीज ज्ञान ना दीजिए, हमें पता है हम क्या बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमन भाई अब आप बताइए, आज कानपुर में पत्थर चले, पेट्रोल बम चले, सब कुछ हुआ, उसके बाद एकदम से एक मुस्लिम फोरम फॉर प्रोफेशनल्स आती है और वो कहती है, जवाब जरूर दीजिएगा, आप ही दीजिएगा अमन भाई, अच्छा प्लीज, कि साहब मस्जिदों में ऐलान कर दो, मस्जिदों में ऐलान कर दो कि मुसलमान यूथ भारी से भारी संख्या में अग्निवीर में अप्लाई करे और 350 मस्जिदों में जुमे के दिन इसका ऐलान भी होता है। भाई इससे पहले तो हमने ये नहीं देखा। अब आप बता दीजिए कि वो ऐलान का मतलब क्या था। इससे पहले तो हमने नहीं देखा अग्निवीर बनने के लिए ऐलान। अब आप बताइए अपने व्यूअर्स को कि वो क्या था। बताता हूं। मैंने सर आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आर्मी में, बैकग्राउंड चेक। 10 सेकंड में मुझे दीजिए। हाँ, 1 मिनट बोलने दीजिए मुझे। मैंने आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी सर, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है बैकग्राउंड चेक। कोई भी पत्थरबाजी, जिहादी, कट्टरपंथी, हाँ, वो ऐसे नहीं घुस सकता। नंबर 1। नंबर 2 सर, मुझे ना आर्मी, मैं बिना इफ एंड बट आर्मी पर भरोसा करता हूं। मैं बिना इफ एंड बट, अगर सरकार और आर्मी अगर अग्निवीर योजना लाई है
तो वो बैकग्राउंड चेक के साथ ही होगा। हाँ जी, चलिए ठीक है, अब आगे नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं, मैं बीच में नहीं किसी जिहादी का हो जाएगा, बोलने दीजिए। नहीं, वो आपकी न्यूज़ 18 ने वायुसेना का जवान आईएसआई से जुड़ा पकड़ा गया। आप ही के न्यूज़ चैनल, डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट करिए। डॉक्टर रिजवान अहमद न्यूज़ चैनल पे ये रिपोर्ट चली थी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर रिजवान के जवान की दूसरी चली थी, हनी ट्रैप में फंसा एक जो है जवान प्रदीप कुमार नाम का, ये भी न्यूज़ चली थी। ऐसा है, बोलिए आप। डॉक्टर रिजवान अमन भाई, डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, सैयद जवाद बस करिए ना, बीच में बोलना जरूरी है क्या? आपका नाम लूंगा तब बोलिए ना। आपका नाम रिजवान है क्या? आपका नाम डॉक्टर रिजवान है क्या? ये टूल किट में लिखा गया डिबेट नहीं होने देंगे इस पर, पीएफआई के खिलाफ लिखा हुआ है इसमें। आपने बात, ये पीएफआई के डॉक्यूमेंट में लिखा है डिबेट नहीं होने देंगे। न्यूज़ 18 के वेबसाइट के ऊपर ये न्यूज़ पड़ी हुई, वायुसेना का जवान आईएसआई से जुड़ा हुआ पाया गया। अच्छा सुन लो, अभी आप जो बात कह रहे हैं निकल आएगा, आपको आतंकी यही कहना चाह रहा था मैं, यही कहना चाह रहा था। एक मुसलमान आतंकी बन गया तो पूरे सारे मुसलमानों को थोड़ी ना आतंकी कह देंगे। लेकिन वायुसेना और सेना पर पूरा भरोसा आपकी तरह नहीं हूं मैं। सेना का एक जवान हर तरह फंसा जाता है प्रदीप कुमार का, वो भी बताइए ना। चलिए हो गया, वो बताइए। अमन भाई बात खत्म करो, मुझे पता था कोई ना कोई बोलने लगेगा। सेना के खिलाफ बोलिए ना, सेना के खिलाफ बोलिए ना, बस करिए ना, हो गया। डॉक्टर रिजवान अहमद आप इसके ऊपर बोल दीजिए तो मैं बात बताऊं, न्यूज़ 18 की ही रिपोर्ट है ये। अमन भाई बोलो, डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोल दीजिए। अमन भाई बोलो, बोलिए सर, डॉक्टर रिजवान भाई बोलिए। अमन भाई बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। ऐसा है आर्मी ज्वाइन करने से पहले बैकग्राउंड चेक 70 साल से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आपने मेरा सवाल पलट दिया। आर्मी क्या बैकग्राउंड चेक करेगी वो भूलिए। आप ये बताइए कि 350 मस्जिदों से अग्निवीर ज्वाइन करने का ऐलान का मतलब क्या था? आर्मी क्या करेगी वो भूलिए। आपसे पूछ रहा हूं कि वो फतवा एकदम से कहां से आया, दीजिए जवाब। आर्मी क्या करेगी भूलिए उसको। तो ये अग्निवीर आप में बताइए वो क्या था, बताइए। मेरे से डिबेट करने तो अग्निवीर में कहा लिखा है हिंदू ही अग्निवीर बनेंगे? नहीं आप बताइए ना, उसका मतलब क्या था प्रभु? मैं वही कह रहा हूं ना, मुसलमान अग्निवीर क्यों नहीं बन सकते? क्या बुराई है इसमें? सिर्फ हिंदू ही बनेंगे अग्निवीर? काल ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 50% अग्निवीर मुसलमान ही बनवा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई 10 सेकंड दीजिए, तो भाई मुसलमान बात बता रहा हूं तो आप कहना। अच्छा हाँ बोलिए, दानिश रिजवान, उसके बाद नलिन भाई माफी के साथ एक बार दानिश रिजवान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए दानिश रिजवान। ऐसा है अभी डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा कि मस्जिदों से ऐलान क्यों हुआ। वो इसलिए ऐलान हुआ कि पीएफआई के लोगों ने ऐसे ही कोई षड्यंत्र किया होगा और सड़कों पर अग्निवीर के नाम पर प्रदर्शन हो रहे थे, और इसलिए मस्जिदों से बताया गया कि आप उस प्रदर्शन से दूर रहिए, सेना में शामिल होइए, क्योंकि ईमान भी नहीं चाहते हैं मस्जिदों के कि पीएफआई का टूल किट देश में लागू हो। ये वजह है कि आप जैसे लोग युवाओं को भड़का करके सड़कों पर उतार कर बैठे थे, तो मस्जिदों से ऐलान करना पड़ा कि आप उनके बहकावे में मत जाइए, आप अग्निवीर बनिए, सेना में शामिल हो जाइए। मुझे लगता ये बातें हुई। मुझे लगता है हम इस चर्चा में कम से कम सेना को ना घसीटे। डॉक्टर रिजवान, मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूं ये सेना को कम से कम नहीं घसीटना चाहिए इस पूरे विवाद में। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है और सेना पर हमको आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। शायद चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, सेना पर हम ना घसीटे पॉलिटिकल। हाँ नहीं 20 साल बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, तब बात करेंगे। मुझे भरोसा है 4 साल में जो सेना में ट्रेनिंग लेकर आएगा वो बंदा बनकर आएगा, जो सेना में ट्रेनिंग लेकर आएगा। एंड आई सपोर्ट अग्निवीर। चैप्टर क्लोज है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुंडन वाली बात नहीं है ना। अभी जो होगा तब का तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सेना ये सब सोच के लाई होगी ना। नलिन कोहली जो अभी तारिक फतेह ने कहा, ये वेकअप कॉल है नलिन कोहली। हम अभी भी कहें, हमको अभी भी ये नहीं लगता था कि गले कटेंगे इंडिया में। कहां कटेंगे भाई? इंडिया में कैसे कट जाएंगे? अब कटने लग गए नॉर्मली, अब तो नॉर्मली गले कटने लग गए हैं। माननीय सांसद हैं मीणा जी, उनको धमकियां मिल रही हैं। 8-8, 10-10 गले कटने लग गए हैं। दंगे हर दिन होने लग गए। अब तो हर शोभा यात्रा पर हमला, कभी रामनवमी शोभा यात्रा हमला, सरस्वती पूजन हमला, हनुमान जयंती हमला, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हमला, ये सब नॉर्मल हो गया सर इंडिया में। तो ये भी ज्यादा दूर नहीं लग रहा है, मतलब ये भी ज्यादा दूर नहीं है जैसी चीजें चल रही हैं। नलिन कोहली जी। अमन जी, थोड़ा सा एक पाठ पढ़ाया जा रहा था तमीज का, तो मैंने तो जिंदगी में इतना सीखा है कि व्यक्ति के स्वर, शब्द, अपने आप को किस रूप से वो प्रस्तुत करते हैं, वही तय करते हैं कि वो व्यक्ति की तमीज कितनी है, और जनता तय करती है। आपके श्रोता हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वो देखते हैं। ठीक सर। उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती किसी व्यक्ति से, और जिनको सिखाने या सीखने की जरूरत पड़ती है
वो इस पे ज्यादा बोलते हैं। दूसरी बात आ जाते हैं विषय पे। विषय पे देखिए, मैं किसी को पढ़ाने नहीं आया हूं, ना मेरी कोई इच्छा है पढ़ाने की, लेकिन मैं अपने विचार जरूर रखूंगा जितना किसी और को रखने का है, क्योंकि संविधान की कस्में खाने वाले लोगों को संविधान एक बार पढ़ लेना चाहिए। संविधान बहुत अनोखी किताब है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं इस देश में जो संविधान में अधिकारों की बात करते हैं, चैप्टर 3 पार्ट 3। वकील हूं तो माफ करिए, सिखाना कभी कभी हमें लगता है, लेकिन उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के साथ बोलने की हम लोगों को स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, लेकिन साथ साथ ये भी है कि विदाउट क्रिएटिंग पब्लिक ऑर्डर एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और पहला ये इस अनुच्छेद का जो अमेंडमेंट हुआ था, नेहरू जी ने किया था पहला अमेंडमेंट। तो बहुत कुछ है सीखने को, यदि आप सीखना चाहें। नहीं तो एक शब्द संविधान को उठा के उसको मरोड़ तड़ोड़ कर हम संविधान के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। तो मैंने जो अपनी बातें पहले ही रखी, मैं उस पर कायम हूं। तारिक फतेह साहब ने भी जो बातें रखी वो महत्वपूर्ण है। हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि कुछ लोगों जो है उनका एजेंडा बन गया है विक्टिमहुड का, और वो मिसगाइड करने का। और ये भारत की कहानी नहीं है, विश्व की है। और इसका सलूशन, इस बात से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं रिजवान साहब के साथ कि ये मुसलमानों को तय करना है। क्योंकि वही मुसलमान भाई जो हम टीवी पे सुनते हैं, भाई मैं थोड़ी ना इस्लाम पे बोल सकता हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, कोई मुस्लिम स्कॉलर बोलेगा। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स ही तो टीवी पे बोलते हैं कि हमारे रिलीजन को हाईजैक कर रहे हैं कोई लोग, ये हमारा इस्लाम नहीं है जिससे किसी का गला काटा जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। तो इस बात को तो मुस्लिम्स को ही सोचना पड़ेगा ना। अब अगर एक संवैधानिक देश में जहां व्यक्ति के पास पूरी खुली छूट है, इस देश में जहां वोट देते हैं, जिस मर्जी को वोट देते, नहीं देते भाजपा को, उनका अधिकार है, भाजपा को देते उतना भी उनका अधिकार है। तो ऐसे देश को बदल के इस्लामिक देश बनाने की क्या जरूरत है? भाई 55 देश कम पड़ गए हैं क्या? ये 60 देश जितने भी हैं, जरूर आपको उतना ही अधिकार है कि इस्लाम के आधार पर आप उन देशों में रहें। अब यहां चिंता क्या हो रही है मुझे बताइए अमन जी, कौन से चुनाव में, यूपी की बात हुई, किसी और चुनाव में, क्या जब कोई स्कीम जाती है गरीबों के यहाँ, जब अनीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आने जाता है तो उसमें लिखा है कि ये मुसलमानों को नहीं जाएगा या हिंदुओं में इन्हीं वर्गों को जाएगा या